नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड, साहित्य के एक खजाने से कुछ अनमोल कहानियाँ। आइए सुनते हैं हम सबकी चहेती लेखिका मालती जोशी जी की एक और कहानी। कहानी का शीर्षक है ऊब। अपना हाथ कुछ देर रोककर सुमन ने ध्यान से सुना। पड़ोसिन उसे आवाज दे रही थी। वह उठी और पीछे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। क्या है जिज्जी? उसने पूछा। एक चीज है, यूं माथे पर बल डालकर पूछोगी तो नहीं मिलेगी। अब दे भी दो बाल्टी कपड़े धोने को पड़े हैं, उसने बेजारी से कहा। तेरा काम तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ले पकड़ अपनी चीज। नरेश का, उसके पति का पत्र था। जिज्जी का ख्याल था कि पत्र देखकर वह खिल उठेगी। इसी आशा से 100 काम छोड़कर खुद देने चली आई थी। क्या बात है सुमन, आज फिर कोई कांड हो गया? सुमन का मुरझाया चेहरा देखकर उसने पूछा। कांड तो रोज के होते ही रहते हैं। आज देवर जी का रिजल्ट भी आ गया है, सुमन ने एक उसास भरते हुए कहा। फिर क्या, हमारे बनवास का 1 साल और बढ़ गया। यानी कि राजेश फिर फेल हो गया? हद है, पता नहीं तुम लोग उस पर अपना पैसा क्यों फूंक रहे हो। तो और क्या करें, अध बीच में ही छोड़ दें तो इतने दिनों का किया कराया मिट्टी हो जाएगा। एक उबाऊ सी मुद्रा बनाकर पड़ोसी ने अपने घर में चली गई। सुमन ने पिछला दरवाजा बंद किया, लिफाफा कोयले के ड्रम पर रखा और फिर अपने धोबी घाट पर जुट गई। वाकई आज धुलाई का ढेर हो गया था। रमा ने ढेर सी साड़ियां डाल दी थी और हर साड़ी के लिए अलग अलग आदेश थे। भाभी, इसे गर्म पानी में नहीं डालना। भाभी, इसे छाह में सुखाना। भाभी, इसके फॉल पर जरा साबुन मल देना। भाभी न हुई जैसे नौकरानी हो गई। खुद बड़े मजे से बैठी अम्मा से गप्पे लगा रही है। यह नहीं कि जरा सी मदद ही करवा देती। अम्मा जी भी बड़े लाड से बेटी को पास बिठाकर समझा रही हैं कि ससुराल में कैसी समझदारी से रहना चाहिए। घर वाले की कमाई को मुट्ठी में रखना चाहिए, हर महीने बैंक में कुछ न कुछ डालना चाहिए। ऐसे ही समझदारी सुमन दिखाने लगे तो नायलेक्स की वूली की उन कीमती साड़ियों को रस्सी पर लटकाते हुए सुमन का मन भारी हो आया। पिछले साल भर से उसने एक भी ढंग की साड़ी नहीं खरीदी है। उसके अकेली के लिए तो यहाँ कुछ खरीदने का प्रश्न ही नहीं उठता। रतलाम से आते हुए कभी कभार कुछ ले आते हैं तो सबके मुंह चढ़ जाते हैं। छिपा कर ले भी आए तो क्या है, पहननी तो इन्हीं लोगों के बीच है। इन्हीं लोगों के बीच, हाँ, शायद सारी जिंदगी इन्हीं लोगों के बीच ही बीतेगी। पहले नंदों की शादी का बहाना, अब राजेश की पढ़ाई है। वह भला आदमी मजे से साल दर साल फेल होता चला जा रहा है। उसके साथ वाले कब से डिप्लोमा ले लेकर अपनी नौकरियों पर चले गए हैं। ये साहबजादे एक क्लास में 2-2 साल जमे हुए हैं। न ये पास होंगे, न सुमन को इस घुटन से मुक्ति मिलेगी। बहू, कपड़े हो जाएं तो गेहूं निकाल लेना, कल के लिए आटा बिल्कुल नहीं है। गुस्से से लाल हो आई वह। गेहूं का टीन इतनी जोर से आंगन में ला पटका कि माँ बेटी क्षण भर तो सहम गई। जरा संभल कर काम किया करो बहू, माँ जी ने बाहर आकर कहा। अब यह इतना बड़ा टीन मुझसे उठता है भला? उसने रुखाई से कहा। आवाज दे देती तो क्या कोई हाथ नहीं लगवाता? उसने उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। रमा माँ की मदद के लिए दौड़ी आई। रहने दो अम्मा, आज भाभी का मूड ऑफ है, राजेश भैया फेल हो गए हैं ना। एक तीखा सा उत्तर उसके होठों तक आ गया था, पर ससुर जी को भीतर आते देख वह चुपचाप सिर नीचा किए गेहूं बीनती रही। यह क्या दिन भर चकचक लगा रखती हो तुम लोग? वे नाराजगी के स्वर में बोले। इसलिए तो लड़का जरा भी पढ़ नहीं पाता। जब देखो वही तू मैं। सुबह 8 का गया, अभी तक नहीं लौटा है। उसके भी चिंता करोगी या आपस में ही लड़ती रहोगी? मैं जाती हूँ बाबूजी, बलबीर के यहाँ देखाती हूँ, रमा ने कहा और दम करती बाहर निकल गई। देखा, खून ही खून के लिए तड़पता है, परायों को ममता कहाँ से होगी। माँ जी ने मौका देखकर एक व्यंग उछाल ही दिया। वे शायद और भी कुछ कहती, पर बाबूजी के तेवर देखकर चुप हो गईं। सुमन को सचमुच कोई चिंता या घबराहट नहीं हो रही थी। जब पहली बार राजेश फेल हुआ था
तो उसके घर लौटने तक वह बहुत परेशान रही थी। घबराहट में उसने प्रसाद भी बोल दिया था। शाम को उसके लौटने पर उसने पास बैठकर कस्में दे देकर उसे खाना खिलाया था और धीरज बंधाया था। तब उसकी गोद में सिर रखकर हम उम्र देवर फूट फूट कर रोया भी था। पर तब से यह सब इतनी बार हो चुका है कि अब उसे चिंता नहीं होती, सिर्फ खीज होती है। उसे बस यही ख्याल आता है कि राजेश यदि इसी गति से पढ़ता रहा तो शायद वह बरसों रतलाम न जा सके। घर बसाने के सब अरमान भी तब तक मिट चुके होंगे। पास होते ही उसे नौकरी मिल जाएगी, यह जरूरी नहीं था, पर पढ़ाई के खर्च से तो मुक्ति मिलेगी। तब शायद नरेश 60-70 रुपए किराए का छोटा मोटा मकान ले सकेगा। तब शायद उसके अपने जीवन में कुछ रौनक आएगी। अभी तो बेचारा होटल में खाता है और एक रिश्तेदार के बरामदे में पड़ा रहता है। रिश्ते की भाभी मकान मालकिन की ठसक से रहती हैं और जब तब जगह की तंगी का हवाला देती रहती हैं। शाम 7 बजे रमा लौटी, साथ में राजेश भी था। सूरत पर एक शहीदाना अंदाज था, सारा घर उसे घेर कर बैठ गया। उस पर सांत्वना की बरसात होने लगी थी। रमा दौड़ दौड़ कर उसके लिए खाना गर्म करती रही और माँ जी अपने पास बैठाकर उसे खिलाती रही। इस स्वागत समारोह में सुमन ने कोई हिस्सा नहीं लिया। वह चुपचाप शाम के लिए सब्जी काटती रही, आटा गूंथती रही। उसके मन में क्रोध का सैलाब सा उमड़ने लगा। क्रोध अपने भाग्य पर, अपने पति पर, अपने माँ बाप पर। परात में रखा आटा उसका रोष सहता रहा। मम्मी भूख लगी है। कहीं से खेल खाल कर लौटा हुआ पप्पू धूल भरे पैरों से ही रसोई में चला आया और उसकी पीठ पर झूलने लगा। पेट में आग पड़ी होगी तभी घर की याद आई है, ठीक है ना? क्यों, गली में कोई खाना खिलाने वाला नहीं मिला? कहते हुए उसने एक करारा तमाचा बच्चे के गाल पर जड़ दिया। बच्चा छिटक कर दूर जा गिरा। ये क्या कर रही हो बहू, जान ले लोगी क्या उसकी? अम्मा जी ने तैश में कहा। क्यों, क्या अपने बच्चे को डांटने का भी अधिकार नहीं है मुझे, या इसे भी आवारा बनने के लिए छोड़ दूं? ये किसे सुना रही हो भाभी? रमा ने रोते हुए भतीजे को गोद में उठाते हुए कहा। जवाब देने की कोई जरूरत नहीं समझी उसने, उसी तरह मुंह फुलाए बैठी रही। सारा संसार इस समय उसे अपना शत्रु लग रहा था, पप्पू भी। उसे मालूम है कि इस बार नरेश के आने पर उसे यह सारी बातें सुनाई जाएंगी। यह कोई नई बात नहीं थी। नरेश के आते ही सबकी शिकायतों के बस्ते खुल जाते। माँ जी जैसे एक एक बात नोट करती जाती। सुमन भी तो उसे नहीं बख्शती। तानों और उलाहनों के बिना एक वाक्य भी पूरा नहीं होता उसका। कई बार तो बेचारा कहता भी है, क्या यही सब सुनने के लिए मैं इतनी दूर से दौड़ा दौड़ा तुम लोगों के पास आता हूँ? उसके चले जाने के बाद सुमन स्वयं भी पश्चाताप की आग में जलती रहती है। 2-2 महीने बाद तो मिलना होता है और सारे वक्त वही शिकवे शिकायतें। आदमी क्या इसी सुख के लिए घर की ओर भागता है? लेकिन वह क्या करे, किससे कहे? रात बिस्तर पर लेटी तो पप्पू को सीने से लगाकर अपने अन्याय का परिमार्जन सा करना चाहा उसने। वह गहरी नींद में सो रहा था। वह यूं ही उसे थपकती रही, प्यार करती रही। भाभी तुम्हारी चिट्ठी। अभी साड़ियां उठाने गई थी तो ड्रम पर रखी मिली। साड़ियों का ढेर कंधे पर डाले रमा पत्र लिए खड़ी थी। सुमन तो जैसे उस बात को एकदम भूल ही गई थी। पत्र हाथ में लेकर बड़ी देर तक सुन्न होकर बैठी रही। कैसी होती जा रही है वह। दिन भर उसे चिट्ठी पढ़ने की याद ही ना आई। पहले क्या वह क्षण भर भी रुक पाती थी? पत्र हाथ में आते ही कमरे में भाग आती थी वह। रसोई में होती तो आटा सने हाथों से ही खोल लेती। तब कोई न कोई दया करके उसे उतनी देर की छुट्टी दे ही देता। एक मन हुआ उठकर बत्ती जला ले, पर आलस आ गया। सोचा अब कल ही देखा जाएगा, और पत्र तकिए के नीचे रखकर वह सो गई। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी ऊब। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।